मैं डॉक्टर डी एन बंजारे, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट एमएमआर पीजी कॉलेज चांपा। आज आपको चीन जापान के इतिहास के बारे में अवगत कराएंगे। इसका टॉपिक है चीन जापान के द्वितीय युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जापान चुपचाप बैठने वाला नहीं था। चीन में इस समय कुओमिंतांग और कुछ कम्युनिस्टों के बीच भयंकर गृहयुद्ध चल रहा था और जापान अपनी महत्वाकांक्षी की पूर्ति के लिए अपूर्व अवसर प्रदान करता रहा। इसलिए जापान ने चीन पर आक्रमण करने की तैयारी जारी रखी और वह अपना कूटनीतिज्ञ सैनिक विस्तार मजबूत कर रहा था। साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने के लिए जापान ने सैनिक असैनिक नेताओं में संघर्ष भी छिड़ा। सैनिक वर्ग जापान में पूरी तरह नियंत्रण कर लेना चाहते थे। 1936 में जो चुनाव हुआ उसमें लोकतंत्र के समर्थक मिन सेइतो दल को बहुमत प्राप्त हुआ। अब सैनिक अफसर खुले तौर पर विद्रोह करने लगे, चूंकि यह लोकतांत्रिक सरकार का विरोधी था। 26 फरवरी टोक्यो प्रमुख कार्यालयों, संसद भवन, पुलिस केंद्र तथा युद्ध कार्यालयों पर सेना का अधिकार कर लिया। कई उच्च अधिकारियों की हत्या भी सेना के द्वारा की गई। सेना की घोषणा, चूंकि उस समय वयोवृद्ध राजनीति में जेनरों, नेता तथा उच्च अधिकारी राजनीतिक दल के नेता गलत ढंग से धन बटोर रहे थे, जिसको दंड देना सैनिक का मुख्य कार्य था। यही घोषणा किए थे। कुछ कारणों से सैनिकों की नीति सफल तो न हो सकी, लेकिन कई दृष्टियों से सैनिक का प्रभुत्व कायम रहा। सरकार ने उदारवादी नीति को बढ़ावा देना चाहते थे, लेकिन इसकी एक चलने भी नहीं दी। सेना के विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा। सेना ने मुख्य रूप से विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा इस प्रकार की है। पहला घोषणा, महाशक्तियों के अत्याचार को रोकना और समुद्र पार साम्राज्य का विस्तार करना। दूसरा, रक्षा संबंधी सामग्री जुटाना। तीसरा, सोवियत संघ और साम्यवादी खतरों का उन्मूलन तथा ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका से निपटने की तैयारी भी करने लगी। चौथा, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए मध्यम मार्गी उपायों का अवलंबन कर लेना उचित समझा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सेना और पूंजीपतियों के सहयोग की बड़ी संभावना थी। जर्मनी के साथ साथ संबंध बनाए रखने पर जोर दिया। फलस्वरूप 1936 में जर्मनी से संधि हुई। 1937 ईस्वी में जापान ने इटली से संधि की। संधि इस प्रकार रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण होने लगा। इस प्रकार दो यूरोपीय के महाशक्ति जापान और इटली ने एक मित्रता और कूटनीति की बात सामने आने लगी। इस समझौते से राजनीतिक एवं सैनिक वर्ग ने पुनः साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। अब जापान और चीन को जीतने का संकल्प ले लिया। इस प्रकार जापान ने सैन्यवाद व साम्राज्यवाद का दूसरा दौर 1936 से शुरू हुआ। अब चीन 1937 ईस्वी में कुओमिंतांग और कम्युनिस्टों में जापान के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए समझौता हुआ दोनों दलों में, चीन में। इस कारण से जापान और चिंतित हो गया। इस हालत में तत्काल सैन्य कार्यवाही करने का निश्चय लिया। मार्को पोलो पुल की घटना। चीन के समझौते होने के कारण अब जापान पूरी तरह से चीन पर कब्जा करने के बहाने ढूंढने लगे। 1937 में पीकिंग के निकट जापानी सेना का भारी जमाव हो गया। 7 जुलाई को जापानी सेना की एक टुकड़ी अधिकृत क्षेत्र से बाहर होने लगे। ये अधिकृत क्षेत्र से बाहर कुकुची आओ नामक स्थान पर युद्ध अभ्यास करने लगे।
इस बीच किसी अफसर ने एक सिपाही लापता हो गया। जापान को शक हुआ कि सिपाही वानपिंग शहर में हैं। अब जापानी सेना मार्को पोलो पर घुसने की इजाजत चाही, परंतु चीनी अधिकारी अनुमति नहीं दिया। पर जापानी सेना जबरदस्ती घुसकर गोली चलाना शुरू कर दिया और आगे बढ़ते हुए सामरिक क्षेत्र पर कब्जा चाहते थे। यहाँ पर जैसे पिकिंग तितसिंग और पिंक हंगकाऊ लाइन की मुख्य रेल जहां से गुजरती थी। झगड़ों का निपटारा 3 सप्ताह तक वार्तालाप हुआ। जापानी सैन्य अधिकारी ने भी हिदायत दी थी कि चीन सरकार से बातचीत करके निपटा लिया जाना चाहिए। जापानी सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि चीन होपोई प्रांत से सेना हटा ले, पर चीनी अधिकारी हटाने से इनकार कर दिया। 25 जुलाई को लांगफांग और वानपिंग में चीन से टक्कर हुई। नानकिंग सरकार ने इनका विरोध किया जाने लगा। विरोध किए जाने के बाद भी उन्होंने सरकार के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 29 जुलाई को जापानी सैनिक तितसिंग पर कब्जा पूरी तरह से कर लिया और इस प्रकार नगर पर पूर्ण रूप से अधिकार जमा लिया। अब युद्ध विस्तार। उत्तरी चीन में नए संघर्ष के सारे दक्षिण और विशेष रूप से यागस्सी घाटी से लोगों में गहरा क्षोभ हुआ। अब संघर्ष संघाई से भड़कने लगे और हवाई पट्टी पर प्रवेश करने लगे। दोनों देश जापान और चीन के बीच में गोलीबारी चलाया गया, जिसमें दोनों देश के संतरी मारे गए। 19 अगस्त 1937 को जापानी फौज संघाई पर कब्जा कर लिया। नानकिंग पर अधिकार। उत्तरी चीन में जापानियों ने 3 प्रमुख रेल मार्गों से बढ़ना शुरू किया और नानकिंग की ओर अग्रसर हुए। आगे चल करके उन्होंने मंगोलिया सुइचुआन प्रांत पर 1937 में अक्टूबर 1937 में अधिकार कर लिया। जापानियों का प्रतिशोध कम्युनिस्टों ने किया। चीनी सेना के एक दस्ते ने उत्तरी पूर्वी शांसी के बड़ी दीवार पर जापानी सेना का सफाया कर दिया, लेकिन जापानी सेना का दबाव बढ़ता गया। 12 सितंबर 1937 को चीन ने पुनः राष्ट्र संघ से जापान के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग रखी। फलस्वरूप राष्ट्र संघ ने 3 अक्टूबर 1937 को ब्रुसेल्स में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जापानियों को आमंत्रित किया गया, पर जापानियों ने उस सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप इस इनकार करने के फलस्वरूप राष्ट्र संघ इस प्रकार असफल रहा। समझौता वार्ता। नानकिंग के पतन के बाद दोनों में सुलह की बातचीत शुरू हुई। जापान चाहता था कि चीन के मंचुकुओ के शासन को मान्यता दे और साम्यवादी को कुचलने के लिए जापानी सेनाओं का साथ दे और युद्ध के लिए हर्जाना दे, परंतु चियांग काई शेक मानने से इनकार कर दिया। अंततः संधि वार्ता व्यर्थ हो गया। सह समृद्धि क्षेत्र। इस नीति के अनुसार 12 मार्च 1938 को जापानी सेना अधिकारियों ने नानकिंग में एक कठपुतली सरकार की स्थापना की। आगे चल करके 10 फरवरी 1939 को हेनान प्रांत पर पूर्ण रूप से हमला कर दिया और आगे चल करके सारा क्षेत्र में आधिपत्य हो गया। वांग चिंग वेई की कठपुतली सरकार। जापान के सेना के अधिकारी ने चीन में कठपुतली सरकार की स्थापना कर ली। चीन की जनता भी ऐसे नेता की खोज करने लगे जो इस समस्या का समाधान कर सके। इस बीच देहाती इलाकों में किसानों ने कम्युनिस्टों के नेतृत्व में छापामारी युद्ध जारी रखी। कहीं की रेल पटरियां उखाड़ी, कहीं छिपकर बम गिराते रहे तथा जापानी सैनिकों को धर दबोचते थे।
जिससे जापानी अफसर तंग आ गए थे। ऐसे में प्रशासन संभालना कठिन हो गया था, इसलिए वांग चिंग वेई को चुना। यह नेता क्रांतिकारी नेता था, सन यात सेन के निकट सहयोगी थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान सोवियत संघ का विरोधी था। जापान अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के उपनिवेश क्षेत्र में, खास करके दक्षिण पूर्वी एशिया पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। चीन के कुछ राजनीतिक घटनाओं के कारण अब चीन को विश्वास होने लगा चीन का भविष्य जापान के सहयोग से ही उज्जवल हो सकता है। अंत में नवंबर 1940 को कुओमिंतांग तथा राष्ट्रीय सरकार ने जापान के साथ एक संधि की। ये संधि साम्यवादी के विरुद्ध संयुक्त रक्षा व्यवस्था एवं आर्थिक विकास में सहयोग की व्यवस्था थी। 1941 में वांग की सरकार को इटली, जर्मनी, स्पेन, रोमानिया तथा यूरोप के तानाशाह देशों ने मान्यता प्रदान की। साम्यवादी का जापानियों के प्रतिरोध, कुओमिंतांग सरकार डर करके अंततः चुचकिंग नामक स्थान पर चली गई। जापानियों ने प्रतिशोध का नाकामयाब होने से लज्जा होने लगा। चीनी सेना जापानियों को चैन से बैठने नहीं देना चाहते थे। अंत में 20 अगस्त 1940 को चीनी सेना 100 दस्तों का छापामारी अभियान जारी रखा, परंतु चीनी से परास्त हो गए। आगे चल करके जापानियों ने पूर्ण रूप से चीनियों को परास्त कर दिया। जापानियों का दमन कार्य, कम्युनिस्टों के प्रतिशोध से जापानी अधिकारी बहुत तंग आ चुके थे। उसे दबाने के लिए बड़ी सख्ती से काम लिया। 1942 में जापान जनरल ओकामुरा ने साफ शब्दों में कहा, साको सेई साकू, जिसका अर्थ होता है सबको मारो, सबको फूको, सबको बर्बाद कर दो की नीति अपनाने लगी। आगे चल करके हुपेई और सांसी गांव और अन्य स्थानों पर आम जनता को मौत के घाट जापानियों के द्वारा उतार दी गई। आगे चल करके चीन और जापान अघोषित रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। थैंक यू।